गांव में रोहन और रोहिला रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर जगह कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई थी। दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, अगर हमें कुछ हो गया तो पता नहीं इलाज कैसे कर पाएंगे। आप जाइए, आंगन में कुछ पेड़ लगा दीजिए, उससे ऑक्सीजन आता रहेगा। रोहन पौधे लगाने बाहर जाता है, तभी बगल का राजेश भागता हुआ आता है। अरे बाबू को कोरोना हो गया। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मास्क लगा ले, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे गांव वाले उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, तू भी चल। गांव वालों के साथ भागता हुआ रोहन भी बाबू को लेकर अस्पताल पहुंचता है। गांव के आखिरी छोर पर एक अस्पताल था जो कि बहुत पुराना हो चुका था, पर कोई और चारा ना होने के कारण बाबू को वहीं ले जाया गया। हे भगवान, बाबू की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही गंभीर लगती है। मैंने आपसे कहा था, आपको पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तो जब तक कोरोना की वैक्सीन ना मिले तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे डॉक्टर साहब, बाबू के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो दवाई दे के कोशिश कीजिए ना डॉक्टर साहब। पास के शहर में एक रिसर्च सेंटर है, अगर वहां से कुछ मदद मिल पाए तो शायद हम कुछ कर पाए। रोहन मन का बहुत साफ था। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत शहर के लिए निकल पड़ता है। उस सेंटर में एक गार्ड मिलता है। इस महामारी के समय में हम आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते और हमारे पास ना ही ऐसी कोई दवाई है जिससे हम आपकी मदद कर सके। अरे मेरा दोस्त बीमार है, कोई तो उपाय होगा। रिसर्च सेंटर के पीछे एक कमरा है, वहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, शायद उससे आपकी कुछ मदद हो सकती है। रमेश गार्ड रोहन के साथ उसी कमरे में जाता है। कमरे की हालत कुछ अच्छी नहीं होती, सारी अलमारी जर्जर हुई पड़ी थी। रोहन अलमारी खोलता है, उसमें उसे एक इंजेक्शन पड़ा मिलता है। उसे तो दवाइयों की समझ थी नहीं, इसीलिए वो उस इंजेक्शन को लेकर गांव आ जाता है। इंजेक्शन को लेकर रोहन उसे डॉक्टर साहब को दे देता है। हम सारे गांव वाले हमेशा अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे, पता नहीं कौन सी दवाई उठाकर लेकर आ गए। ये कहकर डॉक्टर इंजेक्शन को कमरे में साइड में फेंक देते हैं। रोहन बहुत दुखी होता है कि वो रमेश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, पर पता नहीं उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था जो रोहन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो घर आता है, पता नहीं जी क्या हुआ है, बगल वाली भाभी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनसे जब से मिलकर आई हूँ मेरी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। रोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बीवी को गर्म पानी करके देता है और इंजेक्शन को कोने में रखकर सो जाता है। रात में जब उसकी आंख खुलती है, तब देखता है कि वो छोटा सा इंजेक्शन बहुत बड़े इंजेक्शन में बदल गया है। रोहन का जो कमरा बहुत पुराना और अजीब सा था, अचानक से बिल्कुल नया हो गया था। ये कैसा जादू है भला? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा अब इस जादू का? ये राजेश बीमार है, अब तो रोहिला भी बीमार हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उस बड़े इंजेक्शन से रोशनी बाहर आ जाती है और एक छोटा सा इंजेक्शन बाहर आता है। रोहन उस इंजेक्शन को उठा लेता है। ये कैसा जादू है? शायद भगवान का कोई इशारा है। ये इंजेक्शन मैं रोहिला को लगाकर देखता हूँ। रोहन तुरंत उस इंजेक्शन को रोहिला को लगाता है। इंजेक्शन लगाते ही रोहिला तुरंत तंदुरुस्त हो जाती है। ये क्या लगाया आपने? मेरे शरीर में तो जैसे जोश वापस आ गया। लगता है ये जरूर कोई जादू इंजेक्शन है। जिस कमरे से मैं इसे लाया था उसकी हालत तो बहुत खराब थी,
लेकिन इसे लाने के बाद उसकी हालत एकदम ठीक हो गई और तुम्हें लगाने के बाद तुम भी इससे ठीक हो गए। अब मैं इस इंजेक्शन की मदद से रमेश को भी ठीक कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि इंजेक्शन पुरानी चीजों को एक नए रूप में ला देता है और हर बीमारी को ठीक कर देता है। रोहन उस बड़े जादुई इंजेक्शन के पास जाकर अपने दोस्त के लिए और पड़ोस की भाभी के लिए भी मदद मांगता है और तुरंत 2 इंजेक्शन वहां आ जाते हैं। रोहन एक जादुई इंजेक्शन बगल वाली भाभी को और दूसरा अपने दोस्त राजेश को लगवा देता है और दोनों तुरंत में ही ठीक हो जाते हैं। रोहन के पास जादुई इंजेक्शन होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती, तुरंत लोग रोहन के पास आते। आपको नहीं लगता कि हमें इस जादुई इंजेक्शन से अपने लिए एक घर भी मांगना चाहिए? कितना पुराना हो गया है ना ये हमारा घर। गांव वालों के लिए भी तो आपने सब कुछ मांग लिया और सब ठीक भी हो गए। अब मुझे लगता है ये सही नहीं होगा रोहिला। रोहिला के मन को शांति नहीं होती। वो रात भर बेचैन रहती है और उठकर जादुई इंजेक्शन के पास जाती है। मेरा घर बहुत पुराना हो गया है, मुझे एक नया घर दे दो। जैसे ही रोहिला ये बात कहती है, बड़ा जादुई इंजेक्शन वहां से गायब हो जाता है और कमरे की हालत पहले जैसी पुरानी हो जाती है। रोहिला बहुत घबरा जाती है और दौड़कर राजेश के पास जाती है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। कोई बात नहीं रोहिला, मुझे तो लगता है ये जादुई इंजेक्शन सिर्फ तब तक हमारे पास था जब तक हमें इसकी जरूरत थी। अब जरूरत पूरी हो गई तो ये जादुई इंजेक्शन हमारे पास से चला गया है। रोहन ने जिस प्रकार गांव के हर व्यक्ति की मदद की थी, गांव के एक बड़े सेठ को ये बात बहुत पसंद आ जाती है और वो रोहन को अपने पास काम के लिए रख लेता है। इसी तरह जादुई इंजेक्शन ना कि गांव वालों को बल्कि रोहन की भी मदद करता है और अपना काम करने के बाद वापस से उसी पुराने कमरे में पहुंच जाता है। ये कहानी शंभू नाम के एक ईमानदार दर्जी की है जो दीनपुर नाम के गांव में रहता था। शंभू बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था। उसके जैसा और कोई पूरे गांव में कपड़े सिल ही नहीं सकता था। एक दिन शंभू अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी का लहंगा देकर जंगल की तरफ से घर की ओर लौट रहा था। तब उसने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा जिसका सामान लेकर एक चोर भाग रहा था। चोर चोर, कोई पकड़ो, ये मेरा सामान लेकर भाग रहा है, चोर। ये सब देखकर शंभू चोर का पीछा करने लगा। जैसे तैसे उसने चोर से झोला छीन लिया और उस बूढ़ी औरत को लौटाने गया। बूढ़ी औरत अपना झोला देखकर खूब खुश हुई और शंभू से बोली, धन्यवाद बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस झोले में सारा जादुई सामान रखा हुआ है। अगर वो चोर इसका गलत इस्तेमाल करता तो गड़बड़ ही हो जाती, पर तुमने सही समय पर आकर सारा सामान बचा लिया। धन्यवाद बेटा। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक जादुई कैंची। तुम इसे जैसा कहोगे ये वैसा ही करेगी। इसका समझदारी से इस्तेमाल करना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई और शंभू भी कैंची लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा। और शंभू जैसा जैसा कैंची से कहता वैसा कैंची कपड़ा काट देती। इससे शंभू का काम और भी आसान और तेजी से होने लगा। शंभू भी कैंची के काम से बहुत खुश था।
एक दिन उसे महाराज ने बुलावा भेजा। शंभू के वहां जाने पर महामंत्री ने कहा, शंभू, क्या तुम जानते हो तुम्हें महाराज ने क्यों बुलाया है? हमने सुना कि तुम्हारे पास एक जादुई कैंची है। तुम जानते हो कि शत्रु देश ने सीमा पर दल खड़ा किया है। वो लोग हमारे देश को हथियाने बैठे हैं। इसलिए महाराज तुमसे यह चाहते हैं कि तुम अपनी जादुई कैंची से वह कहो जो मैं कहूँ। महामंत्री शंभू को सारा काम समझाते हैं और शंभू अपनी जादुई कैंची को आदेश दे देता है। ऐ मेरी जादुई कैंची, कर ऐसा धमाल कि शत्रुओं का हो जाए बुरा हाल। ये सुनते ही कैंची हवा में उड़ी और सीधा समुद्र किनारे शत्रु दल के पास जा पहुंची। उसने बारूद की थैलियों में छेद कर दिए, जिससे सारा बारूद फैल गया। उसने जल्दी तोपों का मुंह नावों की ओर मोड़ दिया। जैसे ही तोपें चलने लगी, सारी नाव डूब गई। नाव में बैठे नौका दल वाले भी बह गए। फिर कैंची दूसरी ओर गई, जहाँ राजा हाथी पर बैठा था। वो हाथी को जाकर छुप गई और हाथी ने भगदड़ मचा दी। सारे तंबू टूट गए और तंबू पर बंधी मशालें गिर गईं, जिससे चारों तरफ आग लग गई। और इस तरह से शत्रु दल अपनी जान बचाकर भाग गए। महाराज अपनी सेना के साथ खड़े ये सब देखकर खुश हो रहे थे और थोड़ी ही देर में शंभू की कैंची उसके पास वापस लौट आई। वाह शंभू, क्या बात है, तुम्हारी कैंची तो काफी समझदार है। ये लो तुम्हारा इनाम, एक चांदी का बर्तन। और मंत्री जी, ये लीजिए आपका इनाम, सोने के सिक्कों से भरा थैला। शंभू ये सब देखकर काफी नाराज हुआ और सोचा कि मंत्री जी को सोने के सिक्के और मुझे चांदी का बर्तन, जबकि सब कुछ तो मेरी कैंची ने किया है। और तारीफें मंत्री को मिली और शंभू वहाँ से उदास होकर चला गया। उतनी ही देर में उसे जंगल वाले रास्ते पर वही जादूगरनी मिलती है। वो जादूगरनी शंभू को इतनी परेशानी में देख उससे उसका कारण पूछती है। शंभू उसे राजसभा की सारी बात बताता है। बेटा, इसमें दुखी होना जायज है। तुमने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए किया, जिससे तुम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए। यदि तुम इससे दूसरों का काम भी करते तो अपनी समझदारी से दूसरा काम भी करवाते तो तुम्हें और भी ज्यादा मुनाफा होता। यही फर्क है तुम में और महामंत्री में। कैंची तुम्हारी थी, पर सारा दिमाग महामंत्री ने लगाया। इसीलिए राजा ने सारा इनाम महामंत्री को दिया, ना कि तुम्हें। अब तुम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना और तुम उससे अच्छा मुनाफा भी कमा पाओगे। अब शंभू ने कैंची का इस्तेमाल सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही नहीं, बल्कि उसने औरों की मदद के लिए भी किया। धीरे धीरे कैंची से उसके कागज कटवाए, कपड़े कटवाए, बड़े बड़े पत्थर कटवाए, चट्टानें कटवाई और टहनियाँ कटवाई। ऐसे धीरे धीरे करते करते कैंची सारे काम करने लगी, जिससे शंभू को बहुत मुनाफा हुआ और शंभू एक बहुत बड़ा जमींदार बन गया और खुशी से जीवन बिताने लगा। बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल की है। राहुल एक ईमानदार मोची था। वो रात दिन लोगों के जूते साफ करके ठीक किया करता था, जिससे उसका घर चलता था और बचे पैसे से वो अपनी बहन सीमा की कॉलेज की फीस जमा कराया करता था। राहुल के माता पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उस पे आ गई थी। राहुल हर दिन की तरह अपना सामान लेकर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता और ईमानदारी से सभी के जूते साफ करता।
वह सभी की मदद करता। एक दिन वहां से एक वृद्ध महिला सड़क पार करके आ रही थी। जैसे ही वो महिला राहुल के करीब पहुंची, वैसे ही वो बेहोश हो गई। राहुल घबरा कर चिल्लाने लगा और उस महिला की मदद करने चला गया। अरे अम्मा उठिए, क्या हुआ? आप ठीक हैं? उठिए। राहुल ने तुरंत अपनी थैली से पानी की बोतल निकालकर महिला पर पानी छिड़का, पर महिला को होश नहीं आया। तब तुरंत राहुल उस महिला को नजदीक के अस्पताल में ले गया और वहां डॉक्टर को सारी बात बताने लगा। डॉक्टर, ये वृद्ध महिला मेरी दुकान के नजदीक आकर बेहोश हो गई थी। मैंने पानी भी छिड़का मगर इन्हें होश नहीं आया। आप बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी देख लेते हैं। तब तक आप फॉर्म और फीस जमा कर दीजिए। राहुल अपने बचे कुचे पैसे से फीस और फॉर्म जमा करता है और सीमा को टिफिन के साथ अस्पताल बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी कमजोरी हुई है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और इन्हें सेहतमंद खाना दीजिए जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाते ही सीमा घबराई हुई टिफिन लेकर पहुंचती है और अपने भैया को ठीक देखकर चैन की सांस लेती है और पूछती है, भैया क्या हुआ? आपने मुझे इस तरह अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हो गया है? आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ सीमा, घबराओ मत। राहुल सीमा को सारी बात समझाता है और सीमा उदास हो जाती है। पर भैया हम क्या करेंगे? अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे, घर का राशन भी खत्म होने आया है। हम खुद कभी कभी भूखे सो जाते हैं और हम अम्मा जी को कैसे खाना खिलाएंगे? तुम सही कह रही हो, पर अब अम्मा हमारी जिम्मेदारी है और हमें इनका ध्यान रखना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। राहुल और सीमा पीछे की तरफ देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। इतनी तेज चमकती हुई रोशनी के बीच एक खूबसूरत कन्या खड़ी होती है और वो उससे पूछती है, अरे आप कौन हैं? यहाँ तो अभी एक वृद्ध महिला थी। आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं एक देवी हूँ और मैं तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को परख रही थी और मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी हवा में अपना हाथ घुमाती है। तभी एक चमकती हुई घंटी उनके हाथ में प्रकट हो जाती है। अरे यह तो घंटी है, भला इसका मैं क्या करूँगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर हाँ घमंड मत दिखाना। ये तुम्हारे साथ तभी तक काम करेगी जब तक तुम अच्छाई और दूसरों का भला करते रहोगे। ये कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और राहुल और सीमा खूब खुश हो जाते हैं और घर पहुंचकर इसका इस्तेमाल करने का सोचते हैं। भैया बहुत खूब लग रही है, क्यों ना हम खाना मांग लें? राहुल घंटी बजाकर खाने की मांग करता है और तुरंत ही कई प्रकार के पकवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। अगले दिन जब राहुल दोबारा काम पर जाता है, तब सीमा घंटी से अपने घर के लिए सामान मांगने लगती है। धीरे धीरे उसका घर पूरा बंगले में बदल जाता है और वो घमंडी और स्वार्थी हो जाती है। राहुल अपने घर की जगह इतना बड़ा बंगला देखकर बहुत चक्का हो जाता है और कहता है, अरे यह किसका बंगला है? लगता है मैं गलत जगह आ गया। राहुल जैसे ही पलटकर जाने लगता है, उतनी ही देर में उसकी बहन सीमा उसे आवाज देकर रोक लेती है। भैया रुकिए, ये हमारा बंगला है। राहुल सीमा की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और अंदर जाता है।
अंदर जाते ही राहुल घर की चकाचौंध देखकर दंग रह जाता है। अरे सीमा, ये सब कैसे और कब हुआ? भैया, आपने घंटी का इस्तेमाल सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है, पर मैंने अपनी सूझबूझ से पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे तुमने ये क्या किया? ये सब कुछ सूझबूझ नहीं, लालच है। अब वो घंटी कभी काम नहीं करेगी। सीमा घंटी को तुरंत ढूंढकर बजा के खाने की मांग करती है। तुरंत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बंगला और बाकी सारी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने भाई से माफी मांगती है, पर राहुल उसे देवी से माफी मांगने के लिए कहता है और राहुल देवी को घंटी बजाकर बुलाता है। तभी तुरंत देवी वहां प्रकट हो जाती हैं और सीमा देवी से माफी मांगने लगती है। तभी देवी उससे कहती हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी घमंड नहीं करोगी और लालच भी नहीं करोगी। सीमा देवी से वादा करती है और दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। कई साल पहले एक छोटे से काजू नगर नाम के गांव में एक राहुल और प्रीत नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थीं। एक का नाम था रिया और दूसरी का नाम था सिया। राहुल एक किसान था। वो काफी होशियार और सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति था। वो रात दिन मेहनत करके अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छी रकम कमाता था। ऐसे ही उसका जीवन कई सालों तक आनंदमय बीतता रहा। अचानक कुछ महीनों बाद तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ पानी ही पानी था। राहुल हर दिन बस यही आस लगाए बैठता कि कब बारिश रुके और तेज धूप से सारा नष्ट हुआ फसल दोबारा ठीक हो जाए। एक दिन बारिश को निराशा भरी आंखों से देखता हुआ राहुल अपनी पत्नी प्रीत से बोला, अरे ये सब क्या हुआ? अब तक सारी फसल नष्ट हो चुकी होगी। लगता है पूरा साल कुछ और काम करके पैसे जुटाएं। आप घबराइए मत, भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। प्रीत ये सब सोचकर खाना बनाने रसोई में चली जाती है, पर राहुल वहीं खिड़की के नजदीक बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते करते वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सारा आसमान साफ और खिलखिलाती हुई धूप, चारों ओर खुशी का माहौल होता है। तुरंत राहुल नहाकर अपना खेती का सामान लेकर खेत की ओर जाता है। खेत की तरफ देखते ही उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है और वो वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त नितिन कहता है, अरे कैसे हो राहुल? बड़े उदास लग रहे हो। क्यों, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, जिससे जिंदगी चल रही थी वह सब तो नष्ट हो गया। अब गुजारा कैसे करूंगा? अब तुम मुझे कुछ काम दिलवा सकते हो तो मेहरबानी होगी भाई। तुम चिंता मत करो, मेरे भाई की दुकान में एक देखरेख करने वाले की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नितिन अपने बड़े भाई के पास राहुल को ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उनको नदी किनारे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक छोटे से कछुए को नदी से बाहर निकालकर उसे तंग करते हैं। तभी राहुल वहां जा उनको समझाता है, क्या कर रहे हो तुम सब? इस तरह किसी भी बेजुबान प्राणी को तंग करना बुरी बात है। राहुल की ये बात सुनकर सभी बच्चे बिना कुछ बोले चले जाते हैं और राहुल उस कछुए को नदी में छोड़ देता है। जैसे ही कछुआ नदी में जाता है वो महालक्ष्मी का रूप ले लेता है। ये सब देखकर राहुल और नितिन हक्के बक्के रह जाते हैं।
तभी देवी माँ कहती हैं, पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों की तेज बारिश के चलते नदी का सारा पानी किनारों के बाहर जा पहुंचा, जिससे मैं भी बहाव के साथ यहाँ तक बह गई। आपने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगी। तभी नितिन चिल्लाया और अपनी इच्छा कहने लगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा खेत सोने का बन जाए। तथास्तु नितिन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अरे राहुल, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। राहुल काफी सोच समझकर देवी से कहता है, माँ, मेरे खेत में अधिक पानी की वजह से साल भर की फसल बर्बाद हो गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसलों में सोना हो गए। तथास्तु, तुम दोनों की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, पर तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। सदा सुखी रहो। राहुल और नितिन अगली सुबह मिलकर सबसे पहले नितिन के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा होता है। पास जाने पर उन्हें मिट्टी भी सोने की दिखाई देती है। तभी नितिन मिट्टी को उगाने का प्रयास करता है, पर मिट्टी सोना बनकर कड़क हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फसल काटने का प्रयास करते हैं, पर फसल नहीं कटती और पूरी फसल कड़क हो जाती है और सारा खेत व्यर्थ हो जाता है। ये सब क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ना तो ये सोना बेचा जा सकता है और ना खेत में फसल उगाई जा सकती है। चलो राहुल, तुम्हारी भी खेत का कहीं यही हाल ना हुआ हो। हाँ, चलो देखते हैं। जब दोनों मिलकर राहुल के खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेत पर हरे भरे पौधों पर सोने के अमरूद, सेब और सीताफल लटक रहे होते हैं। अब समझे उस दिन में इतना वक्त क्यों लग रहा था। हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। नितिन अपनी गलती मान लेता है और आगे से सोच समझकर निर्णय लेने का वादा करता है। वो राहुल के खेत में फसल उगाने में मदद करता है और दोनों मिलकर सोने के व्यापारी बन जाते हैं। जादुई सिलेंडर। पंजाब राज्य में फतेहपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम प्रीत कौर था। प्रीत कौर के 3 बेटे थे। उसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 1 की शादी होना बाकी थी। प्रीत कौर काफी नकचड़ी और नखरेलू थी। उसे बहुओं को सताने में बहुत मजा आता था। प्रीत कौर अपने पति और बेटों से बहुओं को खाने के लिए हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी, या फिर खाने में खुद नमक मिर्च मिला दिया करती, जिससे उनकी बहुओं को डांट पड़े। एक दिन, अरे बहू, कितना समय लगेगा? खाना बना रही हो, क्या कर रही हो? लगता है दोनों हमें भूखा ही मार देंगी। रुकिए माँ जी, ला रही हूँ। दोनों बहुएं खाना परोसती हैं। सभी खाना चखते हैं और जैसे ही प्रीत कौर का पति हीरालाल खाने की तारीफ करने लगता है तो प्रीत कौर उसकी बात बीच में काटकर बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या खाना, ये थू, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। छी! ना जाने माँ ने क्या सिखाया है, हमें मारने के लिए इतना नमक देती हो क्या? पर माँ जी, आज तो मैंने सब्जी चखी है, इतना नमक तो नहीं था। पता नहीं कैसे। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही? हाँ? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, फिर से ये गलती नहीं होगी। कुछ दिनों बाद प्रीत कौर ने अपने सबसे छोटे बेटे बलदेव की शादी रानी से करा दी। शादी के बाद जब रानी रसोई का काम संभालने गई, तब प्रीत कौर उससे बोली, अरे रानी बिटिया, आज तुम खाना बनाओगी,
सुना है तुम अपने गांव में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। बेटी, जरा हमें भी चखा दो अपने हाथ का खाना। जरूर माँ जी, आप बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। रानी रसोई में जैसे ही जाती है उसे वहाँ छोटी और बड़ी बहू मिलती है। रानी उनसे कहती है, अरे मैं तो खामखा डर रही थी कि ससुराल में सासू माँ कैसी मिलेंगी। भगवान की दया से इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। हाँ, बड़ी अच्छी सासू माँ मिली है। जरा खाना तो चखाओ, फिर पता चलेगा कैसी सासू माँ है। दोनों बहू रानी को अकेला छोड़ देती हैं और वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रानी जब खाना परोसती है तब सभी उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं और जैसे ही प्रीत कौर सभी की ओर देखती है तब सभी मजबूरन रानी को खाना बनाने के लिए खरी खोटी सुनाते हैं। सुन लिया रानी, तुमने बहुत ही घटिया खाना बनाती हो, पहले खाना बनाना तो सीख जाओ। रानी काफी उदास हो जाती है। वो घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। उतनी ही देर में उसके सामने अन्नपूर्णा माँ प्रकट हो जाती हैं। बेटी, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या दुख है? अन्नपूर्णा माँ। रानी अन्नपूर्णा माँ को सब बताती है और उसकी दुविधा सुन अन्नपूर्णा माँ अपना हाथ हवा में घुमाती हैं और तुरंत एक सोने का चमचमाता हुआ सिलेंडर प्रकट हो जाता है। ये लो बेटी, जादुई सिलेंडर। तुम जब इस पे खाना बनाओगी तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई चाहकर भी तुम्हारे खाने के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह पाएगा। पर हाँ, स्वच्छ और अच्छे मन से खाना बनाने पर ही यह सिलेंडर काम करेगा और यदि कोई इसका इस्तेमाल नीचा दिखाने के लिए करेगा तो उसका खाना स्वादहीन और बेकार बनेगा। रानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और अन्नपूर्णा माँ को धन्यवाद कहती है। फिर रानी उस सिलेंडर पे खाना बनाकर सबको खिलाती है। पर इस बार सबने रानी की तारीफ जमकर की। जैसे ही प्रीत कौर ने खाने के बारे में गलत बोला, वैसे ही सब प्रीत कौर को डांटने लगे और कहने लगे कि खाना काफी अच्छा है। प्रीत कौर सबके बदले बर्ताव को देखकर दंग रह गई और चोरी से रानी पे नजर रखने लगी। तब उसने देखा कि रानी सोने के जादुई सिलेंडर पे खाना बना रही थी। सुनो रानी, खाना आज मैं बनाऊंगी। रानी प्रीत कौर से बोली। ठीक है माँ जी। और फिर वहां से चली गई। फिर प्रीत कौर ने खाना बनाकर सबको परोसा। प्रीत कौर का खाना सबने चखकर फेंक दिया और फिर प्रीत कौर का पति हीरा लाल प्रीत कौर से चिल्लाकर बोला, ये कैसा खाना बनाया है? अगली बार जो तुमने खाना बनाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बेस्वाद और बेकार खाना। बहुओं को डांटा करती थी और खुद को ही खाना बनाना नहीं आता। माँ जी, वो सोने का सिलेंडर सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनका मन साफ और निर्मल होता है। प्रीत कौर को ये सुनकर अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने अपने व्यवहार को बदल लिया और फिर उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।